नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपके साथ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आऊँगा और सेकंड पार्ट लेके आऊँगा केशवानंद भारतीय मामला और संविधान के जो मूल ढांचे की हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि वीडियो लंबी है, जैसा कि मुझे लगता है ये 2-2.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, तो अगर हम 2-2.5 घंटे को डिवाइड करेंगे तो लगभग ऐसा कुछ होगा कि ये वाली जो पहला पार्ट मैंने आपको दिया लगभग 50 मिनट का वीडियो होगा। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट में। हमने पहले पार्ट में आपको पृष्ठभूमि समझाई थी, बैकग्राउंड समझाया था केशवानंद भारती मामले का। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, तो एक तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आपको बता दिया था, क्या है फंडा। उसके बाद हमने विवाद का उत्पन्न कैसे होता है, विवाद क्या था, डीपीएसपी और हमारे मूल अधिकार के बीच में जो खटपट थी वो क्या थी, उसके बारे में हमने आपको चर्चा किया था। फिर हमने बात किया भूमि सुधार क्या था, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म की जो बात हुई तो सरकार ने किस तरीके से उस पर केस किया। फिर हमने आपको बताया कि चंपकम का केस क्या था। चंपकम के बाद जो पहला अमेंडमेंट 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया राज्य हित के लिए, लोक हित के लिए, वो क्या था। और उसी को समझाने के लिए हमने आपको यहाँ पे लाके छोड़ा था पहले पार्ट में। जो बच्चे यहाँ तक नहीं पढ़े मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जाकर पहला पार्ट जरूर पढ़ ले। पहला पार्ट आप जब पढ़ लेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप लिंक कर पाएंगे, चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बात करनी है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 38 का। तो अगर हम इसकी बात करें तो आर्टिकल 13 में बेसिकली 1, 2 और 3 पार्ट। 1 पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है 2 और 3 पार्ट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या है आर्टिकल 2 और 3, यही केस था आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 का जो नंबर 2 है वो ये कहता है, ध्यान से समझना, कि राज्य या केंद्र कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। ध्यान से समझना कि यही रूट है पूरे वीडियो का। आर्टिकल 13 के सेकंड क्लॉज में यह लिखा हुआ है कि राज्य या केंद्र कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसके खिलाफ हो, मूल अधिकार के खिलाफ हो। यदि कोई कानून केंद्र ने बना दिया है तो वो कानून वहां तक पूरा का पूरा अवैध माना जाएगा जहां तक वो मूल अधिकार का हनन कर रहा है। राज्य या केंद्र कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का हनन करता हो। यदि वो कोई केंद्र ने कोई कानून बना भी दिया हो तो वो कानून उतनी दूर तक अवैध माना जाएगा, जैसे मान लो किसी सरकार ने कोई 10 नियम निकाल दिए एक कानून। इस 10 नियम में अगर 2 नियम ऐसे हैं जो मूल अधिकार के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उन दोनों को अवैध मान लेगी, 8 कानून को ही पारित करने देगी। ये था आर्टिकल 13 नंबर 2। अभी पिछले पार्ट में मैंने क्या बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उन्होंने 2 क्लॉज जोड़े, उन्होंने 2 कानून बनाए। उन्होंने 2 क्लॉज कौन कौन से जोड़े थे मैंने आपको बताया था। एक क्लॉज उन्होंने 31 के अंदर 2 क्लॉज जोड़े। एक तो उन्होंने ये जोड़ दिया कि लैंड रिफॉर्म के लिए अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उस पर कोई भी, उसमें आर्टिकल 31 के बाकी नियम मान्य नहीं होंगे। और इस कानून को अगर कोई 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई रिव्यू नहीं करेगी। एक तो ये बनाया था। और एक उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल 15 में जो शिक्षा के समानता का अधिकार दिया गया, उन्होंने साफ साफ लिखवा दिया कि अगर कोई राज्य शिक्षा के लिए SC ST या अदर कमजोर वर्ग के लिए कोई नियम बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो आर्टिकल 15 के हिसाब से वो मान्य नहीं होगा, मतलब उस पर आप सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू नहीं कर सकते। सीधा सीधा ये नियम बना दिया।
तो शंकरी प्रसाद ने कहा कि उन्होंने शंकरी प्रसाद आए केस करने। तो शंकरी प्रसाद के केस या किसी भी अन्य केस को समझने के लिए आपको आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 समझना पड़ेगा क्या है। आर्टिकल 13 के क्लॉज नंबर 2 में क्या हुआ कि राज्य और केंद्र कोई कानून नहीं बनाएगा ऐसा कानून जो मूल अधिकार का हनन करता हो, और यदि कोई कानून बनाया है तो वो तब तक के लिए अवैध होगा या उतनी दूर अवैध हो जाएगा जितनी दूर तक वो मूल अधिकार का हनन कर रहा है। और आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 13 के तीसरे क्लॉज में उन्होंने कानून में शामिल है ये लिखा है। संविधान के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि कानून में किस किस चीज को कानून माना जाएगा, ये भी लिख दिया उन्होंने कि भाई क्या क्या कानून के अंदर आएगा। तो उन्होंने कानून के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो क्या क्या लिखी हैं। कानून के अंदर उन्होंने लिख दिया कि अगर कोई एक्ट है तो वो भी कानून है, कोई अधिनियम है वो भी कानून है, कोई अध्यादेश अगर पारित हो रहा है तो वो भी कानून है, यहां तक कि सरकार कोई आदेश निकाल रही है और आदेश में भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आदेश को भी कानून माना जाए। कोई कस्टम का मतलब कुछ ऐसी चीजें सरकार कर रही है जो रूल्स और रेगुलेशन बना रही है और उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है, और उसके अंदर अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो एक्ट, वो कस्टम भी नहीं मान्य होगा। मतलब कानून में शामिल है। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कानून में क्या क्या शामिल है, लेकिन कानून में शामिल है में उन्होंने यह बात बिल्कुल नहीं लिखी कि संशोधन द्वारा बनाया गया नियम। अब उन्होंने क्यों नहीं लिखी, उनको शायद लगा कि हमारा संविधान इतना बढ़िया है कि इसमें कुछ बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने संशोधन शब्द लिखा ही नहीं। चाहे भूल से नहीं लिखे हों, चाहे जब जरूर मतलब किसी तरीके से नहीं लिखे हों, उस पर कोई डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि ना वो है ना हम उससे पूछ सकते हैं। लेकिन उसमें कानून में क्या क्या चीजें कानून होगी वो सब लिखा है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि संशोधन के द्वारा बनाया गया नियम कानून कहलाएगा। ये तो आर्टिकल 13 का हो गया। अब आर्टिकल 368 क्या कहता है। आर्टिकल 368 में पहली चीज ये भाग 20 में आता है। आर्टिकल 368 भाग 20 में आता है। भाग 20 में केवल एक ही आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 का पहला है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है। उन्होंने लिखा है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान के अंदर अगर संशोधन कर रहे हो तो वो ज्वाइंट सिटिंग से नहीं हो सकती। उसके लिए आपको विधानसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से उसको पास होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए और बहुमत से भी होना चाहिए और वोटिंग का 2/3 भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें उसमें आर्टिकल 368 में लिखा गया है। अब सवाल ये था कि शंकरी जब आए केस करने तो शंकरी ने क्या दिया। शंकरी का आर्गुमेंट ये था, उन्होंने कहा कि जो पहला अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने कहा सीधे सीधे कि यह अमेंडमेंट ही अवैध है। शंकरी प्रसाद ने सोचा कि अगर इस अमेंडमेंट को ही अवैध कर देंगे तो जितने भी अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी नियम चेंज हुए हैं, सब हट जाएगा, हम डायरेक्ट अमेंडमेंट को ही ऐड कर देते हैं। तो उनसे पूछा गया कोर्ट के द्वारा कि आपके पास क्या सबूत है, किस आधार पे आप उसको अवैध बता रहे हैं। तो शंकरी प्रसाद के जज का आर्गुमेंट ये था, वकील ने ये कहा कि आर्टिकल 13 के अनुसार सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकार का हनन करे, और ये जो संविधान में संशोधन होके जो अधिनियम पारित हुआ है ये भी तो एक एक्ट ही है, तो ये कैसे पारित कर सकते हैं। ये तो गलत है क्योंकि आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 हमारा मूल अधिकार है। चूंकि गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये था, सरकार ने क्या कहा इस पे, सरकार ने कहा कि देखिए भाई, हम कोई नियम नहीं बनाए, हमने कोई नया नियम नहीं लाया, हमने क्या किया है, संशोधन किया है।
और कहीं पर भी यह आर्टिकल नहीं है कि हमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। हम चाहें तो आर्टिकल 13 में भी संशोधन कर सकते हैं, हम चाहें तो मूल अधिकार में ही संशोधन कर दें, क्योंकि हम तो संशोधन कर सकते हैं और सरकार को संशोधन करने का अधिकार है। सरकार के पास जो भी टेंडेंसी है, जो भी नियम है, वो नियम से हम पास कर दें। तो ये कोई नियम नहीं हमने लाया, हमने एक संशोधन किया है, हमने चेंज किया है, और इस चेंज के आधार पे यह अवैध बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो सुप्रीम कोर्ट का ना एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, बहुत सिंपल सा, और ये केवल भारत में नहीं है, ये आप पूरे वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लो, आपको हर जगह ये चीज देखने को मिल जाए। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फंडा? देखिए, अगर आपकी गवर्नमेंट मजबूत है, अगर गवर्नमेंट पावरफुल है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नरम पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। अगर गवर्नमेंट, सरकार कमजोर है, तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो जाती है। यही चीज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ होता है। अगर प्रधानमंत्री पावरफुल है, तो राष्ट्रपति दब जाता है, धीमा हो जाता है, नरम हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री कमजोर हो गया, तो राष्ट्रपति पावरफुल हो जाता है। ये पूरे दुनिया का इतिहास है, ये रीत चली आई है। और 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू धूमधाम से प्रधानमंत्री बने थे, हल्के फुल्के वोट थोड़ी आए, सारी की सारी सीटें उनकी थी, पूरा विधानसभा उनका था, पूरा राज्यसभा उनका था, पूरा लोकसभा उनका था, जो चाहे वो कर सकते थे। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को नरम होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का कोई संबंध नहीं। शंकरी प्रसाद ने कहा था कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 368 जो है, वो भी तो आर्टिकल 13 के अंदर ही आता है। पेन सही नहीं चल रही है। उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 368 है, ये आर्टिकल भी तो आर्टिकल 13 के अंदर ही आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 13 अलग है, 368 अलग है। 13 के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो 368 का कंट्रोल कर सके। इसलिए सरकार ने जो संविधान में संशोधन किया है वो उचित है और यही मान्य होगा। और शंकरी प्रसाद ये केस हार गए और यही आधार बना कि अब 368 के द्वारा यदि आप संविधान में संशोधन करके कोई भी नियम पारित करते हैं, तो वो नियम चाहे वो मूल अधिकार के खिलाफ हो, उसको हनन नहीं माना जाएगा, उसका रिव्यू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बिल्कुल सफा रूप से सुना, साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 13 जो है वो आर्टिकल 368 को कंट्रोल नहीं करता। यहां तक बात समझ में आई। अब सवाल आगे बढ़ा। 1964 में, 1964 में सरकार ने 17वां अमेंडमेंट किया। और वो अमेंडमेंट क्या था कि उस अमेंडमेंट के हिसाब से सरकार ने ये किया, पंजाब और राजस्थान के जो जमींदार थे उनके जमीन के खिलाफ एक नियम बनाया और उसको नियम को उन्होंने कहाँ डाल दिया, 9th शेड्यूल। मैंने क्या बताया, 9th शेड्यूल बनाया ही इसलिए गया था कि अगर आप कोई भी ऐसा विवाद, कोई भी ऐसा केस बनता है जो जमीन को लेकर है, भूमि सुधार को लेकर है, उसको अगर आप 9th शेड्यूल में डाल देते हो तो कोई रिव्यू नहीं करे। 1964 में 17th अमेंडमेंट करके सरकार ने क्या किया, जो राजस्थान की सरकार थे उन्होंने क्या किया, जब पंजाब की, राजस्थान की उन जमीनों को उसका कानून बना के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया और इससे वहां के लोगों की जमीनें सरकार ने, जिनके पास एक्स्ट्रा जमीनें थी, लेना शुरू कर दी। तो 1965 में राजस्थान में सज्जन सिंह का मामला आया और सज्जन सिंह का मामला स्टेट ऑफ राजस्थान के खिलाफ था। और चूंकि ये भी वही मामला था, सेम मामला था, इन्होंने भी वही चीज बोली कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के हिसाब से हमें तो लूटा जा रहा है, इसका कुछ
करिए। सुप्रीम कोर्ट भगे, वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट जी कुछ करिए, हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। कैसे उन्होंने 368 के तहत नियम बना के, एक एक्ट बना के हमारे नियम को 9 शेड्यूल में डाल दिया, कुछ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेम फैसला दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ भी वही चीज है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को आपस में कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसलिए जो 368 के तहत नियम बन गया वही मान्य। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ 1967 इंपॉर्टेंट एंड टर्निंग पॉइंट केस, सबसे महत्वपूर्ण और सब कुछ बदल देने वाला एक केस बना। और वो केस क्या था? गोलकनाथ ब्रदर केस, या गोलकनाथ मामला कहते हैं, गोलकनाथ मामला। और ये जो गोलकनाथ थे, इन्होंने भी क्या किया था? 17वें अमेंडमेंट, उसी पे जो कौन लेके आया था, राजस्थान में जो सज्जन सिंह केस लेके आए थे, वही चीज 17 अमेंडमेंट से गोलकनाथ लेकर आए। यही केस सुप्रीम कोर्ट, और गोलकनाथ कहां से थे? जालंधर से थे। और जालंधर कहाँ है? पंजाब में है। मैंने बताया 17वें अमेंडमेंट में क्या हुआ था? पंजाब और राजस्थान की जमीन के नियम पे कानून बनाकर 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। तो गोलकनाथ दो भाई थे, एक हेनरी गोलकनाथ था, एक विलियम गोलकनाथ था। इन लोगों के 30 एकड़ से ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, और जो ये नियम बना था, इस नियम के हिसाब से इनके हाथ से वो जमीनें जा रही थी। इन लोगों ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट पे, बोला कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के हिसाब से ये कानून बन के हमारी जमीनें जा रही हैं। इसको देखिए, अब मामला बदल चुका था। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 11 जज की बेंच बैठी थी। इसके पीछे भी लॉजिक होता है, 11 जज क्यों बैठे थे? देखो, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देता है और फिर उसी फैसले पर कोई दूसरा केस हो जाता है, और उसी फैसले का पुनर्विचार जब होता है, तो पहले जितनी बेंच बैठी होती है उससे ज्यादा बेंच बैठती है। तो सज्जन सिंह मामले में 5 लोग बैठे थे, तो इसमें 5 से ज्यादा ही बैठना था, तो 11 लोग को बैठा दिया, क्योंकि पुनर्विचार का मामला था। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, अब उसी पे हमें विचार करना था, क्योंकि वही मामला गोलकनाथ का भी था। उस पर विचार करने के लिए 11 लोग की बेंच बैठी, और उसमें जो चीफ जस्टिस थे वो थे कोका सुब्बाराव। बहुत ही मशहूर जज थे, बहुत ही इनका मतलब ये बाद में प्रेसिडेंट के प्रत्याशी भी बने, और बहुत ही मशहूर थे, इनका देश में बड़ा नाम हुआ। उस 11 जजों में सुब्बाराव भी एक चीफ जस्टिस थे। 11 जजों में से 6 और 5, मतलब जब आप 11 जज बैठे हैं तो उसमें क्या होता है, बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है उसमें आप पढ़ेंगे आर्टिकल में, ये लिखा हुआ है कि जितने भी जज बैठेंगे उसमें जो बहुमत से जो फैसला सुनाया जाएगा वही फैसला मान्य होगा। तो 11 लोगों की जज बैठी। अभी तक उसी पे सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहते हुए आ रही थी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का आपस में कोई लेना देना नहीं है, 13 368 को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जब गोलकनाथ का मामला हुआ 1967 में, सुप्रीम कोर्ट का दिमाग बदल चुका था। 11 लोगों की जो बेंच बैठी थी, 11 जजों की, उसमें उन लोगों ने 6 और 5, मतलब एक आदमी केवल ज्यादा था, वो थे सुब्बाराव। इन लोगों ने गोलकनाथ के फेवर में फैसला सुना दिया, और ये बोल दिया कि अब आर्टिकल 368 के तहत आप आर्टिकल 13 को चुनौती नहीं दे सकते हैं, आप आर्टिकल 13 को नहीं चेंज कर सकते। मतलब 368 भी 13 के अंदर ही आता है, मतलब ये भी एक एक्ट ही माना जाएगा। 368 वो भी एक कानून माना जाएगा, और इस कानून के अंतर्गत आप मूल अधिकार का हनन करने वाला कानून नहीं बना। बात कब की है? 1967। 1967 में सरकार किसकी है? इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री।
जवाहरलाल नेहरू नहीं। और इंदिरा गांधी की जो 1967 की सरकार थी वो कैसी थी वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री रहे तो बड़े बहुमत से रहे, बड़ा उनका नाम था, तो सुप्रीम कोर्ट की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उनके खिलाफ सुनाने का फैसला। लेकिन जैसे ही सरकार थोड़ी ढीली पड़ी, सरकार कैसे ढीली पड़ी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जैसे सरकार ढीली पड़ी गोलकनाथ केस में पूरा का पूरा मामला ही बदल दिया। मामला इतना बदल गया कि 1967 में जब ये नियम आया तो अब तो पूरा नियम बदलना पड़ेगा। 1951 से जितने भी नियम थे, क्योंकि अभी तो हम नियम इसी आधार पे बना रहे थे कि आर्टिकल 368 के तहत हम 13 का हनन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन ये जो नियम है, जो हमने अभी नियम निकाला है, ये जितने भी अतीत के फैसले हैं, मतलब जितने फैसले हो चुके हैं उस पे ये लागू नहीं होगा, आने वाले जितने भी अब केस होंगे उसमें ये लागू होगा। इनफैक्ट गोलकनाथ केस से ये फैसला लागू होगा। इतना उन्होंने सरकार को रिलीफ दे दिया कि अभी जो हो चुका है उसको होने दीजिए, उसमें चेंजेस नहीं करना, लेकिन अब से सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। और यह केस सरकार हार गई। अब कहानी यह है कि अचानक सुप्रीम कोर्ट का ये चीजें बदल कैसे गई। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट बढ़िया चल रही थी। 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या था, वो पूरा केस क्या था, अब हम उसी को समझने जा रहे हैं। क्लियर है? यहां तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया हो क्या था गोलकनाथ केस, या उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों नहीं कर पा रही थी, लेकिन 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम इस पे बात करें, चर्चा करें, तो 1952 में, फिर 57 में, फिर 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार से हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हुए आ रहे थे। कोई दिक्कत ही नहीं थी। और उनके साथ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बाबूजी बनते आ रहे थे। 52 में भी यही बने, 52 में यही बने, 57 में भी यही बने, 57 में भी यही बने। 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। 64 में राधा कृष्णन। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उत्तर भारत से और राजेंद्र प्रसाद भी उत्तर भारत से। लगातार 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे, राष्ट्रपति भी बन चुके थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये हुआ कि दक्षिण भारत वालों को ये ना लगे कि हमें अलग किया जा रहा है, तो इस उत्तर और दक्षिण का बैलेंस बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम किसी और को बनाएंगे, और राधा कृष्णन को उन्होंने बना दिया। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही सॉलिड व्यक्ति थे, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। सॉरी 62, 64 लिख रहा हूँ मैं बार बार, 62। ये चुनाव जो था वो फरवरी मार्च के बीच में हुआ था, शुरुआत में हुआ था। 1962 में ही आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में इंडो चाइना वार हो गया। इंडो चाइना वार। और ये भी लड़ाई कब हुई, जब भारत चाइना का सपोर्ट कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू चाइना का हिंदू चीनी भाई भाई ऐसा नारा दे रहे थे। चाइना से वो प्रेम संपर्क बनाए हुए थे, चाइना से बहुत ही मधुर उनका संबंध था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में नेफा वाला मामला और अक्साई चीन वाला मामला को लेकर इन लोगों ने, चाइना ने इंडिया पे आक्रमण कर दिया। और चूंकि अभी भारत तो उभरता हुआ देश था, अभी तो भूमि सुधार और शिक्षा सुधार चल ही रहा था, ऐसे केस में चाइना ये वॉर जीत गई और इंडिया हार गई। और कहा जाता है कि यह सदमा पंडित जवाहरलाल नेहरू
बर्दाश्त नहीं करता। और 1964 में जब उनकी मई के महीने में मृत्यु हुई तो कहीं न कहीं चाइना की जो हार थी वो उनके अंदर दफन थी, तो सदमा उनके पीछे काम कर रहा था। 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उस समय नियम ये था कि जो सबसे सुपर मोस्ट लीडर होंगे उन्हीं को हम लोग बना देंगे, जो सबसे बड़े एज में सबसे ज्यादा होंगे, सीनियर मोस्ट जिसे कह सकते हैं। तो कुछ दिनों के लिए गुलजारी नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया। गुलजारी नंदा जी को प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अब उस समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस पार्टी का? अगर उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात करूं तो यही व्यक्ति जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिख रहा है, के कामराज, इनका नाम था के कामराज, यही अध्यक्ष थे उस समय। और ये 64 से लेकर 67 तक अध्यक्ष रहे थे के कामराज। उस समय यही अध्यक्ष थे के कामराज। तो के कामराज वो पीएम नहीं बनना चाहते तो खुद ही बन जाते, लेकिन उनको ये शायद मालूम था कि ये जो पीएम वाला हिसाब किताब है बहुत अच्छा है नहीं, तो उन्होंने के कामराज अध्यक्ष बनने की ही बात कही। के कामराज चाहते थे उस समय जो दावेदार थे प्रधानमंत्री के, वो बेसिकली मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई दावेदार थे प्रधानमंत्री के। क्यों दावेदार थे प्रधानमंत्री के? मोरारजी देसाई उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। और मोरारजी देसाई की अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो ये गुजरात में गोधरा में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे थे। लेकिन गोधरा में एक बार कांड हुआ, हिंसा हुआ, और उस हिंसा में जब जांच हुई तो ये पाया गया कि मोरारजी देसाई का जो झुकाव था वो हिंदुओं की तरफ ज्यादा था। और ऐसे केस में जब उनके ऊपर ये इल्जाम लगा तो उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर फिर वो गांधी के आंदोलन में शामिल हुए। बहुत ही फ्रैंक, बहुत ही कद्दावर नेता थे, गांधीवाद थे, समाजवाद थे, तेज तर्रार भी थे मोरारजी देसाई, और यही दावेदार बन रहे थे। लेकिन के कामराज को लगा कि अगर मोरारजी देसाई बन जाते हैं प्रधानमंत्री तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अध्यक्ष कहीं ना कहीं चाहता है कि पीएम से काम अपना करवाते रहे अपने हिसाब से, तो वो पीएम को ऐसा चाहता है जो कंट्रोल कर सके। उस समय फिर भारी सहमति हुई, और सहमति होके शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोरारजी देसाई खैर सब सहमति से बने, तो मोरारजी देसाई भी कहीं ना कहीं मानी गए उनके शास्त्री जी के नाम पर। शास्त्री जी का कद उस समय इतना ऊंचा नहीं था जितना उस समय मोरारजी देसाई का नाम था, उतना शास्त्री जी बहुत बड़े नाम नहीं थे। तो कहा जाता है कि एक युद्ध ने शास्त्री जी के पूरे कार्यकाल को बदला था। शास्त्री जी का जो, अगर मैं कार्यकाल आपसे बताऊं, 2-4 साल का जो भी कार्यकाल उनका था, एवरेज था, बहुत बढ़िया नहीं था। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में 1964 में ये पीएम बनते हैं, और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाता है, और उसको बड़ी शास्त्री जी ने बड़ा दृढ़ता से उसको निपटाया। और उन्होंने पूरे देश से ये बोला कि सोमवार की एक रात का भोजन सब लोग छोड़ दें, क्योंकि उस समय खाद्यान्न की दिक्कतें होने लगी थी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, और पूरा देश उनकी बात माना। जैसे आजकल मानते हो तुम लोग, वैसे पूरा देश उनकी बात माना, और लोगों में उस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने हराया, इंडिया जीत गई, और पूरे देश में शास्त्री जी का बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी हो गई, नाम हो गया, अच्छे से नाम हो गया, काफी अच्छे से। अब फिर बाद में समझौता हुआ और शास्त्री जी ताशकंद गए। ताशकंद में समझौता हुआ, आपको मालूम है उज्बेकिस्तान का उस समय यूएसएसआर का एरिया हुआ करता था। तो समझौते के ही दिन रात में उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु जो हुई संदिग्ध रूप से उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग का कहना हार्ट अटैक आया था, कुछ लोग का कहना है रसिया का, सोवियत संघ का जो
जासूस वाले थे केजीबी, वो लोग उसको मार दिए, कई सारे अलग अलग तरीके से हुआ था, फिर उनकी मृत्यु। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद देश में वैक्यूम आ गया था, खाली हो गया था देश। अब देश में दूसरे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, देश एकदम बिखर रहा था, कांग्रेस की हालत एकदम बिखर रही थी। अब सवाल ये था, एक तरफ के कामराज फिर से, और संजोग की बात देखो, के कामराज को कांग्रेस राजनीति में या भारतीय राजनीति में किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है। उस समय फिर से दावेदार कौन थे? मोरारजी देसाई। यही है, ये फोटो जो आप देख रहे हैं, यही मोरारजी देसाई है। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो जो इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के उसमें कैबिनेट में सूचना मंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। अध्यक्ष अभी भी के कामराज है, क्योंकि 1967 तक ये अध्यक्ष रहेंगे। अब इस बार मोरारजी देसाई तो श्योर थे कि मैं ही प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, लेकिन के कामराज के सामने फिर से वही वाला मुद्दा, यार फिर इनको कौन कंट्रोल करेगा? कामराज को क्या पता था कि जल्दी जल्दी 2-3 प्रधानमंत्री ही मरने लगेंगे। सूचना मंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अब हम भी देश चला सकते हैं, इतनी पावर, इतना समझ आ गया है मुझे। शास्त्री जी के साथ रही तो बहुत कुछ सीखी, और जवाहरलाल नेहरू की बेटी तो थी वो। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी के लिए एक नाम चलता था, वो नाम याद रखिएगा, गूंगी गुड़िया। भारतीय राजनीति में ये नाम बहुत चला था, गूंगी गुड़िया कहा जाता था। मतलब बहुत ही चुपचाप रहने वाली, बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, बहुत ज्यादा सब जैसा कहोगे वैसा। कामराज के दिमाग में यही आइडिया आया कि ये है गूंगी गुड़िया, और ये आदमी तो एकदम हाई फाई तेज तर्रार आदमी है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। इंदिरा गांधी का नाम के कामराज ने सुझा दिया, लेकिन मोरारजी देसाई ने कहा हम हरगिज नहीं मानेंगे, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। इस पे ये हुआ कि ठीक है भाई, अब 2 मत है तो इलेक्शन करवा लीजिए। कांग्रेस में पहली बार इंटरनल इलेक्शन हुआ, ये भी कौन है ये बताऊंगा अभी मैं। कांग्रेस में पहली बार इंटरनल इलेक्शन हुआ, और संजोग की बात देखो, इंटरनल इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, और इंदिरा गांधी बन गई हमारे देश की अगली पीएम 1967 में इंदिरा गांधी, सॉरी 1966 में इंदिरा गांधी पीएम। कहानी यहीं से शुरू। 1967 में इलेक्शन हुआ, क्योंकि भाई 62 में हुआ था, अब 67 में होना। 1967 में इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी बात पार्टी की थी तो दोनों लोग एक साथ थे, लेकिन अंदर अंदर विरोध चल रहा था। देसाई नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, और इन्हीं के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया था। लेकिन 1967 में, और जनता को लग गया था कि अब वो वाली बात कांग्रेस पार्टी में नहीं रही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय थी। लेकिन जनता के पास उसके लिए कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं था, और गैर कांग्रेस राम मनोहर लोहिया जी भी अपना शुरू कर दिए थे, और भी लोग, संघ के लोग भी लड़ना शुरू कर दिए थे चुनाव सर कि हम लोग कांग्रेस से आजादी करेंगे, कांग्रेस सत्ता पे बैठ गई है, कांग्रेस को हटाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा था बैकग्राउंड में। और इधर कांग्रेस की भी हालत डगमगा सी गई थी। तो 1967 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस जीती तो, लेकिन वो वाली बात नहीं रही जो नेहरू के समय हुआ करती थी। कांग्रेस को मात्र 283 सीट, 283 सीट, केवल 22 सीट ज्यादा मिला बहुमत से। पहले पूरा का पूरा बहुमत, पूरी की पूरी सीट ही कांग्रेस की हुआ करती। बहरहाल कांग्रेस जीती,
और इंदिरा गांधी पीएम बन गई और मोरारजी देसाई जो थे वो डिप्टी पीएम बन गए। और खैर फाइनेंस मिनिस्टर वो पहले से ही थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में कौन बना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे 1949 में। दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बना? मोरारजी देसाई। और यहां पर सरकार कमजोर हो रही थी, सरकार कमजोर हो गई, 283 सीट ही था। लेकिन इसके अलावा भी और कमजोरी आएगी। अभी तो बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है। पीएम इंदिरा गांधी बन गई और इसी समय इंदिरा गांधी के अंदर से एक कहीं ना कहीं एक महान नेता जन्म ले रहा था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तानाशाह नेता जन्म ले रहा था। उसी समय 1967 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस अपने कई राज्य हार गई थी। इंदिरा गांधी के कई सारे मंत्री भी अपनी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे 1967 के चुनाव में। 1967 में तमिलनाडु में जो पार्टी जीती थी, डीएमके करके पार्टी जीती थी, अन्ना दुराई जी उसके सीएम बने और उनके सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़े तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता बन के उभरे बाद में, करुणानिधि, उस समय युवा नेता कहलाते थे डीएमके। उधर 1967 में गोलकनाथ का फैसला आया। गोलकनाथ के फैसले ने इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं तोड़ दिया और इधर राजा लोग बहुत खुश हो गए, जमींदार लोग बहुत खुश हो गए। इंदिरा गांधी पीएम बन गई और इंदिरा गांधी ने पीएम बनते ही अपना कार्यभार संभालना शुरू किया और उन्होंने जो सबसे पहला काम सोचा कि करेंगे वो क्या था? कामराज जिसे गूंगी गुड़िया समझे थे वो तो गूंगी गुड़िया निकली नहीं, क्योंकि वो जैसे पीएम की गद्दी पे गई उसने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, उसने अपने पावर दिखाने शुरू किया और उसने गरीब जनता के लिए काम करना शुरू किया। उसने कहा हम गरीबों के लिए काम करेंगे और सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया कि हम बैंक का नेशनलाइज करेंगे, बैंकों को राष्ट्रीयकरण करेंगे। दूसरा उनके पॉलिसी में क्या था कि हम इंश्योरेंस कंपनी को भी नेशनलाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, सबको उनका देश, सबको उसका लाभ मिले, मतलब वो किसी एक का ना बन के रह जाए। ठीक है, आम जनता भी बैंकों में जा सके, इंश्योरेंस कंपनी का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा हम लैंड सीलिंग करेंगे और लैंड सीलिंग गांव में तो चली रही थी, हम अर्बन मतलब शहर में भी लैंड सीलिंग करेंगे। लैंड सीलिंग मैंने बताया था, एक फिक्स जमीन दे देंगे, उसके बाद जितनी जमीन होगी वो सरकार रख लेगी और सरकार उसके लिए लोकहित के लिए काम करेगी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो उनके दिमाग में आया वो प्रीवी पर्स बंद करेंगे, प्रीवी पर्स के खिलाफ वो कानून लाना चाहिए। ये सारी चीजें वो करना चाह रही थी। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स क्या था हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। चूंकि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई हुआ करते थे और बैंकों को नेशनलाइज करने की जो घोषणा थी, मोरारजी देसाई जो थे वो उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब पूंजीवादी थे, वो पूंजीवादी के सपोर्टर थे, क्योंकि वो गुजरात के थे, गुजरात के मिट्टी में ही पूंजीवाद है। इंदिरा गांधी समाजवादी थी, तो बैंकों का नेशनलाइज करने की घोषणा उन्होंने बिना किसी मंत्री से, बिना अध्यक्ष से बात किए हुए भरी जनता में कर दिया। इस बात से काफी नाराज हुए और लोगों ने उन पे सवाल करना शुरू कर दिया। और जब सवाल करना शुरू किए तो ये बात इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि सरकार ऐसे चल नहीं पाएगी, क्योंकि कामराज और ये लोग मुझे बांधना चाहेंगे और मैं बंधूंगी है नहीं। ये लोग पूंजीवाद के सपोर्टर हैं और मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहूंगी।
इंदिरा गांधी को लगा इस तरीके से चीजें बन नहीं पाएंगे, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, चुनाव तो अभी दूर है। 1969 में आते आते मामला कुछ इस तरीके से बदल गया कि के कामराज, मोरारजी देसाई और कामराज के साथ साथ अब इंगी जिलप्पा जी थे, वो प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस के, वो रेड्डी साहब, ये सारे लोग मिलकर अब एक टीम बन गए और इंदिरा गांधी जो थी वो अकेली हो गई। अब इन लोग को लगा जिसको हम लोग गूंगी गुड़िया समझ रहे थे वो तो तेज निकली, वो तो अपने फैसले बिना किसी पास से किए ले रही। अब इन लोगों ने कहा कि इसको कंट्रोल करने का अब एक ही तरीका है कि हम कुछ ऐसा करें कि प्रेसिडेंट की पावर अपने हाथ में लें। कांग्रेस इधर कमजोर कैसे हो रही थी उसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन क्या हुआ वो तो पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन और उसकी कहानी। कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और यहां से जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो चीजें क्या हुई, कांग्रेस कमजोर हुई गई थी भाई। जब दो भाग में बट गए, जब दो भाग में पार्टियां बट गई, इधर इंदिरा गांधी अकेले हो गई, कामराज मोरारजी देसाई अलग हो गए। ये कौन थे इनका भी रोल मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर तक। इनका रोल सुप्रीम कोर्ट से है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला आया नहीं, अभी इंदिरा गांधी और कांग्रेस का ही मामला चल रहा है। तो इंदिरा गांधी हो गई अलग अकेले और ये पूरी पार्टी एक हो गई। अब ये लोग चाह रहे थे कि हम ऐसा प्रेसिडेंट उतार दें, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की जब दो फाड़ हुए तो कांग्रेस कमजोर होना ही था, किसी भी पार्टी का कमजोर होना बनता है। सीटें भी उतनी ज्यादा नहीं थी, अभी तो कांग्रेस विभाजित होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। लेकिन इसी बीच में प्रेसिडेंट का चुनाव होने लगा। प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, कांग्रेस डिवाइड हो गई। और जब कांग्रेस डिवाइड हुई तब इंदिरा गांधी का संबंध किससे हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट से बताएंगे। और तब सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच में जो संबंध बना और कांग्रेस जो डिवाइड हुई, तो जब कांग्रेस के दो भाग बटे तो कौन कहां गया, और इसी के साथ जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस कमजोर कैसे हो गई और किसने कांग्रेस का सपोर्ट किया, ये बात करेंगे। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो आप चेहरा देख रहे हैं ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है और ये वीवी गिरी है और ये नीलम संजीवा रेड्डी है। कांग्रेस का जो वो फाड़ था, जो मोरारजी देसाई, कामराज, निंगजिलिप्पा लोगों का वोट था, वो चाह रहे थे कि नीलम संजीवा रेड्डी को हम प्रेसिडेंट बनाएं, और नीलम संजीवा रेड्डी उन्हीं के टीम के आदमी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रधानमंत्री वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने थे उस समय वीवी गिरी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 2 साल के अंदर ही हो गई। जब 2 साल के अंदर हो गई तो ये वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। तो अब प्रेसिडेंट कौन था बेटा, वीवी गिरी थे। और अब चुनाव होने वाला था प्रेसिडेंट का, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ाई कौन लड़ने जा रहा था, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी आदमी किसके थे, कामराज और मोरारजी देसाई के। और कामराज, मोरारजी देसाई, रेड्डी, निंगजिलिप्पा, ये लोग एक टीम थे, इंदिरा गांधी अकेली हो गई। ये पावरफुल अपना बनना चाह रही थी, लेकिन जब प्रेसिडेंट ही आपके खिलाफ हो जाएगा, आप पे साइन ही नहीं करेगा, तो आप कहेगा पावर। यही दिमाग कामराज खेल रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी का दिमाग खेलना अभी बाकी था। उसी पे चर्चा हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में बताएंगे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के वक्त हुआ क्या,
इंदिरा गांधी ने कैसे कामराज का पासा पलटा और कैसे वो लोग खवा गए, मतलब गुस्सा हो गए, ना तिलमिला गए, और तिलमिला के इतना तिलमिला गए कि कांग्रेस को दो भागों में बंटना पड़ा। जब कांग्रेस दो भागों में बटी तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को झटके देना शुरू किया, और फिर कैसे इंदिरा गांधी ने कम बैक किया और एक एक से चुन चुन के बदला लिया। वो सारी कहानी आखिरी पार्ट में, तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। वो बहुत ही रोचक कहानी है और तीसरे पार्ट में ही आपको समझ में आएगा केशवानंद भारती केस कैसे आया। तो ठीक है, आज की यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, मिलेंगे आपको तीसरे पार्ट में, आपको समझाएंगे बाकी की कहानी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।